ओके, हो सकता है क्लास हम 8 के बाद भी 8:30 तक भी कर सकते हैं, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में मजा आएगा, तुम लोग कंटिन्यू करोगे, डोंट वरी। ठीक है, अब एक्चुअल में आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट होता है। 8 तक तो आप लोग जो पढ़ते थे, अब उससे साइंस पढ़ते थे। साइंस में एकदम मिली जुली सरकार थी, कुछ पोर्शन फिजिक्स का पढ़ लिया, कुछ केमिस्ट्री का पढ़ लिया, कुछ बायो का पढ़ लिया। 7th 8 तक की पढ़ाई बहुत अलग लेवल पे, और 9 10 की पढ़ाई एक ब्रिज है आपको 11 12 तक पहुंचाने के लिए। तो 9 10 अगर आपका स्ट्रांग होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, 9 10 में नंबर तो आएंगे आएंगे, पर अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो। देखो एपीएस डिग्री में और एपीएस खड़की में अब जो 11th के एडमिशन हुए हैं, उसमें उन्होंने केवल मैथ और साइंस के मार्क्स देखे। अगर आपके मैथ और साइंस में स्कोर अच्छा है, अराउंड 83% के आसपास, दोनों मिला के 200 में से अगर आपके 162 हैं, अराउंड 81% के आसपास होगा, तो आपको साइंस मिल जाएगा। अदरवाइज आपके इंग्लिश हिंदी बाकी सब्जेक्ट को मिला के अगर 90-95% भी हैं और मैथ और साइंस में नहीं है, तो आपको साइंस एज ए स्ट्रीम नहीं मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन सब्जेक्ट को अगर समझ के पढ़ोगे, मैथ और साइंस को, तब तो मज़ेदार है। हाँ, बायोलॉजी में थोड़ा रटना होता है, केमिस्ट्री में भी कुछ रटने वाला पोर्शन है, कुछ समझने वाला पोर्शन है, बट मैथ और फिजिक्स ये केवल समझने वाले टॉपिक्स। इनको आप रट्टा मारोगे, आप कभी भी इसको समझ ही नहीं पाओगे। आप 2-3 रट्टा मारोगे, 2 फार्मूला रट्टा मारोगे, इसमें हर कुछ समझने वाली चीज़ है। जब समझ जाओगे तो हर चैप्टर आपको ईजी नजर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है फिजिक्स। आप फिजिक्स से क्या समझते हो, फिजिक्स है क्या? मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप लोग मेरे को चैट पे रिप्लाई करते रहे। व्हाट इज फिजिक्स? मैंने लिखा वो मत लिखना। आप फिजिक्स कोई आपको बोले तो आपको क्या समझ में आता है, क्या फिजिक्स क्या है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। फिजिक्स इज द टर्म ऑफ साइंस। ओके, बाकी लोग सबको रिप्लाई देना, एक दो को नहीं देना। मैंने कहा ना, जितना आप समझने की कोशिश करोगे उतना समझ पाओगे, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझोगे। आप लोग 6 7 8 से साइंस पढ़ते हो, साइंस हमने पढ़ा था, ये फिजिक्स का चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। यस, आदित्य ने क्लियर हुआ। समथिंग दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, गुड। और कोई? स्टडी ऑफ मेटा एनर्जी, यस, ये काफ़ी करेक्ट जवाब है, किरण ने एकदम सही बताया। इट इज स्टडी ऑफ मैटर्स एनर्जी इन स्पेस एंड टाइम। गूगल से सर्च मार के मत बोलना, जो पता है हमको वो बताना है, चीटिंग्स नहीं करना पड़ेगी। मैथमेटिकल कैल्कुलेशन द ब्रांच ऑफ साइंस, हाँ आप इसको ये भी कह सकते हो। गुड अनुष्का, यस ओके किरण। मेरे को डाउट होता ना, क्योंकि एकदम सटीक वर्ड लिखना कला होती होगी। स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्स एंड मैटर, यस। जैसा फिजिक्स जो वर्ड है, जो PHY है, ये कहीं ना कहीं फिजिकल को डिनोट करता है। फिजिकल मतलब हमारे आसपास जो नेचर है, जहाँ पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो दो तरह की घटनाएं होती हैं, एक आपकी फिजिकल टाइप की घटना है, और आपकी कुछ केमिकल टाइप की घटना है, और कुछ बायोलॉजिकल टाइप की। जैसे पौधा, जैसे आजकल आप टिश्यूज पढ़ रहे हो, सेल पढ़ रहे हो, सेल में पौधा जब नीचे से ग्रो होता है, ठीक है, उसे बायोलॉजी काम कर रही है, बायोलॉजिकल फिनोमेना काम कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब फिजिकल में भी कई सारे उसमें रिएक्शंस हो सकते हैं। तो जो साइंस वन इज वन, ये ब्रांच है इसका। एक सेकंड में कॉल आ रहा है। हेलो, यस। एक कॉल आ गया था मेरे को। ठीक है, तो जो साइंस की ब्रांच हमारे आसपास के नेचर के बारे में बताती है, नेचर में क्या चेंजेस हो रहा है, क्या फिजिकल चेंजेस है खासकर, उसके बारे में जो ब्रांच है, उसको फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, और सेकंड टर्म आपका आता है फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। फर्स्ट आपका क्या था क्लियर, कि फिजिक्स क्या है, हमारे आसपास नेचर में जो भी घट रहा है,
कोई चीज़ छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, घूम रही है, लाइट आ रही है, जा रही है, ये सब कुछ क्या है आपका फिजिक्स के अंडर आता है। फिजिक्स बहुत ज़्यादा वास्ट है। ये एस यू बी क्या है, जेनेम से व्हाट इज दिस, ठीक है। सेकंड आपका है फिजिक्स, ये एकदम बेसिक्स है फिजिक्स का, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? हम जिस भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हमारे आसपास कुछ हो रहा है, हम उसको कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट करेंगे। हम कैसे डिफाइन करेंगे? सुबह धूप थी, फिर बारिश आ गई, कितनी बारिश आई, धूप कितने डिग्री टेम्परेचर का है ना। मेरी जो परछाई बनेगी वो सुबह लंबी है, दोपहर में छोटी है, रात शाम को फिर लंबी हो गई है, रात को गायब हो गई है ना। तो आपके आसपास जो भी कुछ भी होने वाला है, समथिंग जो आपके हो रहा है, अगर आप उसको मेजर कर सको डिफरेंट डिफरेंट वेज में, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर। जैसे आप लेंथ मेजर कर सकते हो, आप अपना हाइट मेजर कर सकते हो। जैसे पेन है, मैं आपको बोलूं पेन का लेंथ बताओ, तो आप क्या करते हो? एक स्केल लेते हो, इसको मेजर कर लेते हो। मम्मी सब्जी खरीदने मार्केट जाती है, 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, अगर वो सिर्फ डाल दे और कहे ले जाओ, तो कैसे पता लगेगा उसने क्या दिया, उसको कितना पैसा देना है ना। आप कुछ और मार्केट से खरीदने गए कि भाई मेरे को 5 किलो ये चाहिए, अगर वहाँ 5 बोलोगे, मेरे को 5 दे दो, क्या 5 दे दो? 5 ग्राम दे दो, 5 किलोग्राम दे दो, 5 जलेबी दे दो। तो जिस भी चीज को आप साइंस में या फिजिक्स में मेजर कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्लियर सबको? जो मैं दो चीज बता, क्लियर आपको? फिजिक्स इट इज ए नॉलेज ऑफ द नेचुरल फिनोमिना। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, हम क्वांटिफाई कर सकते हैं ये चीज इतनी है या इतनी नहीं है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसको दो पार्ट में बताया जाता है। तो वन पार्ट इज स्केलर एंड वन पार्ट इज वेक्टर। दो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसकी दो कैटेगरी है। वन कैटेगरी इज स्केलर क्वांटिटी एंड वन कैटेगरी इज वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब स्केलर और वेक्टर ये आपको 11th क्लास में बहुत डिटेल में बताया जाता है, बट यहाँ पर आपको सिर्फ मैं डेफिनेशन बताऊंगा। अब स्केलर क्या होता है? स्केलर मतलब है किसकी नॉलेज? कोई बता सकता है पहले, फिर मैं बताता हूँ। कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड रिलेटेड टू स्केल? गुड, अच्छा गैस है। ओनली मैग्नीट्यूड, एकदम करेक्ट। स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, एकदम सही बात। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हो, केवल वहां मेजरमेंट होता है, वहां पर डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता। विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे हम लोग वेट को, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या है, एक्स को वेट कर रहे हैं, मेजरमेंट मतलब इसका क्या करें, हम कर रहे हैं कि कितना केजी का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर। ये जो मार्कर पेन है, इसका लेंथ कितना है, ये क्या है? स्केलर। अब मैं पेन को ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं या खड़ा कर दूं, क्या इसकी लेंथ पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। मैं इस केजी को ईस्ट में नापूं, वेस्ट में नापूं, नॉर्थ में नापूं या साउथ में नापूं, वेट उतना ही रहेगा अंडे का, वो नहीं बदलेगा। मैं हवा में उछालूंगा तब भी उतना रहेगा, मैं उसको नॉर्थ में चेक करूंगा तब भी उतना रहेगा। तो जो भी क्वांटिटीज आपकी केवल मैग्नीट्यूड बताती है, क्या बताती है? केवल मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी जस्ट वैल्यू बताती है। लेंथ होगा तो आप उसको मीटर मेजरमेंट कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो। आपका वेट होगा, आप उसको ग्राम में कर सकते हो, आप उसको केजी में कर सकते हो। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड देखा जाता है। सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी होती है जहां पर मैग्नीट्यूड तो मैटर करता ही करता है, पर साथ में डायरेक्शन भी बहुत मैटर करता है। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे फोर्स, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसी है?
जैसे देखो मैंने यहाँ पर 2 डोर बनाए है ना, ये डोर बंद है, मैं आपको कहता हूँ ये डोर क्या है, अंदर की तरफ खुलता है, मैं इसको खींचूंगा अंदर की तरफ, क्या करूंगा, पुल करूंगा, तब ये खुलता है। अब आपको ये बोलूं इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, अब आप अगर इसको धक्का मारोगे अंदर उस तरफ, पर ये नहीं खुलेगा, क्योंकि ये पुल टाइप का डोर है। डोर देखो आपको 2 तरह के होते हैं, एक पुश टाइप का डोर होता है, एक पुल टाइप का डोर होता है, ठीक है। तो अगर ये डोर कैसा है, पुल टाइप का है, और अगर आप इसको पुश करोगे तो डोर ओपन होगा, डोर कभी भी ओपन नहीं होगा, टूटेगा पर ओपन वैसे नहीं होगा। तो मुझे अगर इस डोर को खोलना है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे 5 न्यूटन का जो फोर्स लगाना है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक साइड में लगाना पड़ेगा, या मैं उसको कहूंगा आप इसको पुल करो, या आपको बताऊंगा इसको ईस्ट में खींचो, या इसको वेस्ट में खींचो, या इसको नॉर्थ में खींचो, या इसको साउथ में खींचो। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जहां पर आप मैग्नीट्यूड तो बताते हो पर आप डायरेक्शन बताओगे। जैसे मैं बोलूँ एक गाड़ी 5 या 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, तो इस हो गया स्केलर। और मैं कहूँ वही गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ साइड में चल रही है, ये क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्लाइड डिफरेंस दोनों में होता है। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा ही होगा। कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक? एनी डाउट टिल हियर? सबको क्लियर है कि बाद में चैप्टर वापस रिवीजन नहीं होंगे, इसलिए सबको अभी से क्लियर करके चलना है। जो भी डाउट आता है प्लीज पूछते चलना। गुड, सबको क्लियर है, आगे चल सकते हैं। फिर मैंने 4th पॉइंट लिखा है आपको, यूनिट्स एंड रेफरेंसेस, ठीक है, 4th वाला। अब यूनिट्स क्या होता है, अब जो भी क्वांटिटीज हैं, जैसे आपके पापा आर्मी में है, तो अब देखो आर्मी में भी डिवीजन क्या होता है, अल्फाबेटरी, अल्फा डिवीजन, ब्रेवो डिवीजन, चार्ली डिवीजन। आपके स्कूल में देखो हाउसेज होते हैं, है ना, आजाद हाउस, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, अलग अलग। कई बार सुभाष रहता है, टैगोर हाउस रहता है, आजाद हाउस रहता है, भगत हाउस रहता है, ऐसे सब रहता है। तो जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं इनको आपको कुछ स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, यूनिट्स देने पड़ते हैं। अब मैं नहीं कहूँगा ये पेन 5 kg लेंथ का है ना, ये जो अंडा है, ये जो अंडा है ये 2 सेंटीमीटर केजी का है। तो हमको क्या करना पड़ता है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनके सामने एक यूनिट देना पड़ता है, ताकि हम उसको पहचान पाए कि भाई हम लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, या हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं, हम लाइट की इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं, या हम वेट मेजरमेंट कर रहे हैं। उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस हमको क्रिएट करना पड़ता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। जैसे तुम यहाँ से गए नेपाल, तुम उसको कहोगे 1 किलो चीनी दे दो। अब अगर नेपाल में अगर कुछ और यूज किया जाता है केजी की जगह, कुछ ऐसा यूज किया जो तुमने कभी नहीं सुना और उसने तुम्हारा केजी कभी नहीं सुना, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, वो बार्गेनिंग करना या परचेजिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, जितनी भी यूनिट्स होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज करना जरूरी होता है, ठीक है। तो समय के साथ में ये 3 टाइप के सिस्टम फॉलो किए जाते थे, MKS, CGS एंड FGS। आज से तकरीबन कई साल पहले, अगर तकरीबन 50-60 साल पहले ये तीनों सिस्टम होते। किसी कंट्री में MKS फॉलो होता था, किसी कंट्री में CGS फॉलो होता था, किसी कंट्री में FGS। अब ये तीनों है क्या, FGS मतलब, F मतलब फीट, हम बोलते हैं ना 1 फीट, मतलब ये लेंथ को डिनोट करता है, ग्राम केजी को डिनोट करता है, टाइम किसको करता है, मतलब सेकंड किसको डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है। तो किसी का, ये खासकर यूरोपियन कंट्रीज में इसको यूज किया जाता था, फीट, ग्राम एंड सेकंड। किसी कंट्री में CGS यूज करते थे, C मतलब सेंटीमीटर, ग्राम मतलब आप वेट बता रहे हैं, और सेकंड मतलब हम लोग टाइम बताते थे। तो उससे MKS था, लेंथ फॉर मीटर,
केजी फॉर विशाल, हेडफोन इसलिए बोल रहा हूँ, हेडफोन यूज करो क्योंकि मैं वेबकैम यूज करता हूँ तो कई बार आवाज में दिक्कत आता है, या आपके वहाँ पर नेट का इशू रहेगा तो आपको समस्या आ सकता है। प्लीज हेडफोन आप यूज कीजिए। बाकी लोग सबको आवाज क्लियर है? हाँ, तो बाकी सबको आता है क्लियर? ठीक है। MKS मतलब मीटर, केजी और सेकंड। तो क्या था, हर एक कंट्री में ये अलग अलग यूज किया जाता था। अब देखो कुछ समय से इंटरनेशनल ट्रेड काफी बड़ा है, यहाँ की चीजें बाहर सेल आउट होती हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, और बाहर की चीजें इंडिया में इंपोर्ट होती हैं। तो जब अलग अलग कंट्रीज में ये ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ तो क्या नीड पड़ा कि भाई हमको यूनिट को स्टैंडर्डाइज करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक यूनिट पकड़ा, उसको क्या कहा, SI, स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेशनल। पूरी यूनिवर्सली, या मतलब जो अपना अर्थ है उस पे जो यूनिट्स का मेजरमेंट उन्होंने MKS को मान लिया। मतलब जब भी हम लोग लेंथ मेजरमेंट करेंगे उसका बेसिक यूनिट मीटर होगा। जब हम वेट की बात करेंगे वो हम केजी मेजरमेंट करते हैं, और जब हम टाइम की बात करेंगे वो हम लोग सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। ये इन्होंने बेसिक मान लिया कि भाई ये बेस है, इसके ऊपर लेंथ क्या होता है, लेंथ मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, mm भी हो सकता है। फिर उन्होंने सारे कन्वर्जन लिख दिए कि भाई 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फिर उन्होंने लिखा 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। पर इन्होंने रेफरेंस किसको माना, MKS को माना, कि भाई कहीं भी लेंथ होगी बेसिक लेंथ 1 मीटर रहेगा। वेट अगर मेजरमेंट करेंगे केजी में करेंगे, और अगर टाइम मेजरमेंट करेंगे सेकंड में करेंगे। आपको पता है कि मतलब जो ये वन लेंथ जो मेजरमेंट करते हैं इसका कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर रहता है। तो एक लैब है जहां पर रखा है कि भाई इस चीज के बीच में इस चीज के बीच में जो इतना डिस्टेंस होगा दैट इज 1 सेंटीमीटर। उसी तरह वेट के लिए वैसा कुछ किया गया है कि भाई इतना जो वेट होगा वो 1 kg होगा, और उसके रिस्पेक्ट में हमारे सारे वेट्स बने हुए हैं। ये आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर भी किसी की अगर ज़्यादा इच्छा है वो गूगल पे चेक कर सकता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड 1 मीटर लेंथ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड 1 kg वेट, है ना। और सेकंड तो अपने को पता है ये भी कितना, वो जैसे घड़ी की सुई जो चलती है उसके अकॉर्डिंगली आप सेकंड इसमें बताया जाता है। ये क्लियर, यहाँ तक किसी को शक? अभी हम लोग जस्ट फिजिक्स होती क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या है, उससे पहले की हमने सब चीज़ें पढ़ी। क्योंकि जैसे आप फिजिक्स पढ़ते होगे आपको ये सब चीज़ आपको पता होनी जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितनी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो केवल फिजिकल यूनिट्स के ऊपर है, और उसमें जेई में भी उस पे बेस पे क्वेश्चन आता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि फिजिक्स होती क्या है। अब आगे चलते हैं। मोशन, तो हम जो चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको हम कहते हैं मोशन। अब जो फिजिक्स है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम केवल मोशन के बारे में बात करते हैं उसको कहा जाता है मैकेनिक्स। याद रखना, फिजिक्स भी बहुत सारी है। जैसे आप केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में अभी तक सिर्फ केमिस्ट्री सुनते थे, 11th 12th में जाके केमिस्ट्री 3 पार्ट में आती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ 4 या 5 चैप्टर्स हैं। आपको ये भी पता होगा इसमें फिजिकल कौन सा है, ऑर्गेनिक कौन सा है, इनऑर्गेनिक कौन सा है। तो इवन हर एक में, जैसे आप सिर्फ मैथ पढ़ते हो, मैथ में देखो कई वैरायटी है। आपका एल्जेब्रा पार्ट रहता है, ज्योमेट्री एक अलग पार्ट रहता है। तो आगे जाके जैसे जैसे स्टडीज हायर होती जाती हैं आपको सब्जेक्ट के अंदर भी अलग अलग डिविजन्स दिखाई देंगे। तो जिस डिवीजन के अंदर, फिजिक्स के जिस डिवीजन के अंदर हम केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, मैकेनिक्स। ओके, तो मैकेनिक्स के अंदर में आज हम लोग इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर हम पढ़ेंगे स्पीड और एवरेज स्पीड, फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म
एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के एक्सेलरेशंस होते हैं और कितने टाइप की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। ये इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है, जिसमें ये 7 से 8 टॉपिक, एक टॉपिक और है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक टॉपिक हो गया। तो ये 8 टॉपिक्स के ऊपर आपका एक चैप्टर डिपेंड करता है। आज हम कोशिश करेंगे एक दो टॉपिक आज कर लें और बाकी कमिंग वीक में हम ये टॉपिक पढ़ते रहेंगे। अभी देखो मोशन की जब बात करते हैं तो मोशन भी था, जो हम ये हमने पढ़ा ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दो तरह से प्रूफ होता है, एल्जेब्रिक मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। तो उसमें दोनों कवर हो जाएंगे, जो पॉइंट नंबर 7 है। ओके, अब जो आपका मोशन है वो देखो, मोशन भी कई तरह के होते हैं, जिसमें आपको एक फोटो दिया है। दिस इज नोन एज लीनियर मोशन, कि आपकी कोई भी चीज केवल एक यूनि डायरेक्शन में चल रही है। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, वो पटरी एकदम सीधी चलती है, हाँ वो टर्निंग होती है, बात अलग है, बट उसका डायरेक्शन कैसा है, वन वे डायरेक्शन है। वो अगर सीधी चल रही है तो सीधी सीधी चलती आएगी, उसका मोशन उसी तरह का है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर टाइप का मोशन। ये आपको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ए टाइप का कौन सा है, रोटरी टाइप का, जैसे आपका व्हील घूमता है ना, इसमें क्या हो रहा है, बार बार सर्कुलर मोशन होता है। इस टाइप के मोशन का क्या कहते हैं, रोटरी मोशन बोलते हैं। ये भी इसका हल्का सा हम इस चैप्टर में बस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसको मोर डिटेल 11th-12th में पढ़ाया जाता है। बी, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग। ये बड़ा अमेजिंग है। कोई जान सकते हैं कहाँ पर रहता है ये मोशन, कहाँ रहता है? एनीवन कैन टेल ये मोशन कहाँ पाया जाता है? बाकी तो आपको पता है, ट्रेन पता है आपको, पेंडुलम पता, बाइसाइकिल पता है। बी वाला पिस्टल, ये पिस्टन मोशन जो है, नहीं गलत है, पिस्टन में नहीं होता। स्कूल बेल, नहीं। कार, कार में कहा, कार तो देखो व्हील भी है। लाइटर, नो। हर कोई मोशन देख के पहचान सकता है। कार इंजन, एकदम करेक्ट बात। ये देखो, ये आपका इंजन पार्ट होता है, आपका एक्चुअली में इंजन अंदर से ऐसा दिखता है, और ये जो आपका पार्ट है ये आपके व्हील से कनेक्ट होता है। ये कैसे चलता है, ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, और ये होता है, ये आगे पीछे से घूमता है। इस टाइप के मोशन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटरी मोशन। रेसिप्रोकेटरी मोशन, ये इंजन के अंदर काम करता है। इसमें देखो दोनों मोशन है। ये जो पार्ट है ये ऐसे मूव करता है, टू एंड फ्रो, ऐसा ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये ऐसा एक सर्किल होता है, ये ऐसे इसके अटैच होता है, ये पूरा, ये ऐसे कनेक्ट होता है, ये पूरा नहीं, ऐसे पूरा घूमता है, ऐसा ऐसा। ये व्हील ऐसी पोजीशन से घूमता रहता है, और आपका पहिया कंटिन्यूस चलता रहता है, चलता रहता है। थर्ड टाइप का कौन सा है, ऑसिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम। ये ऐसे चलता रहता है, ये यहाँ भी आता है, ये यहाँ भी आता है, जो आप लोगों ने घड़ी में मोस्टली देखा था। यस, लोकोमोटिव हो गया, पिस्टन हो गया। यस, जो ये चीज है स्टीम इंजन, मतलब इंजन मतलब जो स्टीम भी हो सकता है, गाड़ी का भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है, स्कूटी भी हो सकता है, ये इंजन में आता है, स्टीम इंजन में भी आता है, करेक्ट। तो ये 4 तरह के मोशंस होते हैं, और कई और मोशन भी होते हैं, जो जैसे मैंने आपको 4 बताए। तो इस फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। मैकेनिक्स ब्रांच मोशन के लिए है, मोशन में भी जाओगे तो इतने सारे मोशन है, हमको केवल थोड़े से मोशन पढ़ने हैं। हमको मोस्टली इस चैप्टर में लीनियर मोशन ही पढ़ना है, ऑसिलेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग बहुत बाद में आते हैं। क्लियर सबको? आगे चले, सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है पक्का बताना, ठीक है, गुड। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इस एग्जांपल समझते हैं, इस वाले एग्जांपल से, ठीक है। आप ए पॉइंट पर हो, ठीक है, आप ए पॉइंट पर हो, आपको मैंने कहा कि आपको आपका दोस्त का घर का है बी है, आपको बी के घर जाना है, और यहाँ जो सी एक ट्री है, वहाँ पर फ्रूट्स लगे हैं, वहाँ से कुछ फ्रूट कलेक्ट करके
आपको वापस ए पर आना है। तो आपने अपनी साइकिल उठाई, ए से आप बी की तरफ गए, आपने 4 मीटर का एक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप दोस्त से मिले, फिर आपको पेड़ के पास जाना था, आप पेड़ तक गए, आपने 3 मीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, आपने वहाँ से कुछ फ्रूट कलेक्ट किए और वहाँ से अपनी साइकिल उठाई, आप वापस यहाँ पर आ गए। अभी देखो, अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस वो मेजरमेंट है कि हम ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए और सी से ए तक गए। मतलब मैंने घर से बाहर जो कदम निकाला, एक कदम भी निकाला, तो मैंने अपने ओरिजिनल पोजीशन से, जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने से पहले, आप लोगों ने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, बरोबर? इसमें यहाँ पर एक पॉइंट था, ये पॉइंट मान लो है -6 और 5। अब ये -6 और 5 है, ये कैसे पता लगा कि ये -6 और ये 5 है? बताइए। ये पॉइंट -6 और 5 हम कैसे बता पाते हैं? देयर शुड बी सम रेफरेंस पॉइंट। जैसे ये क्या होता है? हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 0। हम इसके रिस्पेक्ट में बताते हैं कि ये पॉइंट x से -6 दूर है और y एक्सिस से 5 दूर है। उसी तरह फिजिक्स में जो मोशन होता है, इस मोशन को बताने के लिए आपको कुछ न कुछ एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना होता है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में जो भी चीज मूव करती है, तो यहां से इस पॉइंट तक जो भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वो डिस्टेंस और डिस्टेंस के बीच में बताया जाता है ना? वो डिस्टेंस भी हो सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है बताता हूँ। मैं ए से चला, बी तक गया, बी से चला, सी तक गया और सी तक चला, ए पे आ गया। तो ए से मैं जब बी तक गया वो डिस्टेंस, बी से सी से पे गया वो डिस्टेंस, और सी से ए पे वापस आया वो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है वो है जो भी मैं टोटल लेंथ कवर अप करता हूँ चलने के लिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एक फाइनल पोजीशन। ये समझो मेरी ए क्या थी? इनिशियल पोजीशन है, और ए मेरी क्या है? फाइनल पोजीशन है। तो ए से मैं यहाँ से गया बी तक 4, सी तक आया 3, तो 4 + 3, और सी से ए पे आया 5, तो टोटल कितना हो गया? 12। तो मैंने टोटल 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट का कोई मेजरमेंट नहीं होता। हम जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करते हैं, एक्चुअल बोलते हैं इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिस्टेंस। जो मैंने एक्चुअल ट्रेवल किया उसको हम किससे बताते हैं? डिस्टेंस से बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये हो है, मैं पी से, ये एक रेसिंग कार का डायग्राम है, पी से हमको स्टार्टिंग करना है और क्यू पे हमको एंड करना है। मैं पी से लेके इस बाउंड्री के साथ जो मेरे को पाथ मिला है, मैं इसके साथ जो चलता रहूंगा, मैं इसको मेजरमेंट करता रहूंगा। मैंने अपनी गाड़ी में ओडोमीटर लगा रखा है और मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो ये जो रेड वाली या ब्लू वाली लाइन है, मैं इसको जब टोटली मेजरमेंट करूंगा, जो टोटल एक्चुअल मेजरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ओके, अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है, समझो मेरा ए, जैसे मेरा यहाँ पर पी मेरा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जहां से मैंने शुरू किया, एंड क्यू मेरा फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है
आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट ट्रेवल पाथ। हम डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेस्ट ट्रेवल पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट, कोई शक? सबको क्लियर? व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस होता है टोटल एडिशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट ट्रेवल पाथ। क्लियर है बात सबको? गुड, आगे चलते हैं। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, मैं ए पे हूं, मैं बी पे जाना है, फिर सी पे जाऊंगा, डी पे जाऊंगा और ए पर आऊंगा। बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस आई विल ट्रेवल व्हेन आई गो फ्रॉम ए टू अगेन कम बैक टू ए? गुड, 16। और बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। गुड, हम कहां से चले थे? ए से चले थे। कहां पर वापस आ गए? ए पर वापस आ गए। इसका मतलब मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। और कोई एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का? जैसे हमें एक सर्किल बना दें, ये पॉइंट ए है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं पूरा सर्किल मैंने कवर किया, जो आपके रेसिंग सर्कुलर ट्रैक होते हैं, वापस मैं ए पे आ गया। तो मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? बताइए। मैं एक सर्कुलर पाथ पे गया, इसका रेडियस कितना है? आर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? मैं ए से चला और ए पे वापस आ गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बताइए। गुड अनुष्का, 2 पाई आर। यस, 2 पाई आर। गुड। हम लोगों ने पढ़ा था सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, मतलब इस ए पॉइंट से लेके अगर हम इसको ऐसे मेजरमेंट करना चाहें, दिस इज नोन एज सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। अब मैं ए से चला और ए पे वापस आ गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0। गुड। जैसे आप सुबह स्कूल से निकलते हो, और सुबह घर से निकलते हो, स्कूल जाते हो और वापस घर आते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। ओके, कंसेप्ट एकदम क्लियर सबको? किसी को डाउट, कोई शक? हम बेसिक डेफिनेशंस डिफरेंस पढ़ लेते हैं। कई बार 2 नंबर में ये पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो देखिए डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमने भी कवर अप किया था, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज द ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कि जो हम एक्चुअल लेंथ जो कवर अप करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ये कीवर्ड्स होते हैं साइंस में, आपको कीवर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका कीवर्ड क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। और डिस्प्लेसमेंट का कीवर्ड क्या है? शॉर्टेड डिस्टेंस। टीचर एक्चुअल में कॉपी चेक करते समय ये की पॉइंट देखता है, वो इतना बड़ा तामझाम नहीं पड़ेगा, वो देखेगा तुमने मेन पॉइंट लिखा गया, तो इसमें क्या है? शॉर्टेड डिस्टेंस। फिर अब डिस्टेंस जो होता है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कि मैं किस डायरेक्शन में गया ये तो नहीं पूछा। मैंने कहा 5 मीटर जाओ, तुम पीएच पॉइंट कहीं भी जा सकते हो। दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये याद रखना दोनों में। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, आपको ये 4 डिफरेंसेस लिखने होते हैं। फिर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? तुम यहां से कुछ भी चलोगे, तुम यहां से थे, तुम यहां से यहां तक गए, तो तुमने 1 mm, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, तुम कुछ तो डिस्टेंस चलोगे चलोगे। अगर तुम अपनी जगह पर खड़े हो तब तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 है, क्योंकि तुम चले ही नहीं। लेकिन अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा दिया, वो 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, वो 1 मीटर का भी हो सकता है। इसलिए जो डिस्टेंस होता है
अगर बॉडी में मोशन हुआ तो, एक बॉडी एक जगह पर है, ये बॉडी यहाँ पर है, अगर यहीं पर है तो मोशन है ही नहीं। मोशन कब स्टार्ट होगा? जब ये बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन से कहीं पर भी मूव करेगी। तो अगर उसने मूव किया तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस वो पक्का कवर अप करेगी, इसलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव कैसे हो सकता है वो भी बताता हूँ, पहले फोर्थ पॉइंट कवर अप करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन ए सर्टेन इंटरवल कैन नेवर बी जीरो, है ना। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता अगर उस बॉडी में मोशन हुआ है तो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। मैं जिस जगह से चला, मैं अगर उधर ही वापस आ गया तो माई डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। उसी तरह अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं होगा, इक्वल हो सकता है एंड मोर देन हो सकता है, लेस देन कभी भी नहीं हो सकता। अभी देखिए, अभी हमने बात किया था डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है, जब मैं एक रेफरेंस पॉइंट, जैसे पेंडुलम का एग्जांपल है, ये जो पोजीशन है ये वाली, ये इसको मैंने रेफरेंस मान लिया, जीरो पोजीशन को मैंने कैसे मान लिया, रेफरेंस पोजीशन मान लिया। तो जब मैं राइट में जा रहा हूं दैट इज माय पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पर यही चीज जब नेगेटिव जाएगी या लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम किसी रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब ये देखो, जैसे हम ग्राफ पे देखते थे, ये वाला जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या होते थे, प्लस प्लस होते थे। अब ये कार यहाँ पर थी या कोई पॉइंट यहाँ पर था, जब इस पॉइंट का आप इस ओरिजिन के, ये आपका ओरिजिन था, इधर क्या है, प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है। इस पॉइंट को जब यहाँ लेके जाओगे, मतलब इस ओरिजिनल पोजीशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे, तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव रहती है और वाई की वैल्यू आपकी प्लस रहती है। तो जब भी आपका ट्रेवलिंग रेफरेंस पॉइंट के नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव also. So displacement can be zero, displacement can be positive, and displacement can be negative. कोई डाउट, कोई शक? सबको समझ में आ रहा है? गुड, तुम लोग समझदार बच्चों, और समझदार बनना मत। अब आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हमने देख लिया था कि हम एक जगह पर हैं, हमने चलना स्टार्ट किया, तो जब चलेंगे या तो मैं डिस्टेंस करूंगा या मैं डिस्प्लेसमेंट करूंगा। अब जब मैं चलना स्टार्ट करूंगा तो मेरी चलने की स्पीड कभी कम भी होती है, कभी ज़्यादा भी होती है। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो, जब आपके पेरेंट्स साथ में होते हैं, आपकी साइकिल की स्पीड नहीं बढ़ती है, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स थोड़ी, एक सेकेंड, हेलो आदित्य, हाँ नमस्कार सर जी। ओके, कॉल आ गया था। तो जैसे ही मैं घर से निकला तो मैं किसी न किसी स्पीड से चलूंगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, आप साइकिल चला रहे हो, पेरेंट्स सामने है, उस टाइम देखो आपकी स्पीड आपकी बहुत कंट्रोल में होती है, आप नॉर्मल वे में ट्रेवल करते हो, पेरेंट थोड़े बाजू में होते हैं, आपके पैरों में जेट इंजन लग जाता है, आप क्या भगाते हो, जब आपको खुला सड़क मिल जाए आप भगाते हो, अचानक ट्रैफिक आ गया आप अपनी स्पीड स्लो भी कर देते हो।
इसलिए जो मोशन होता है कई बार वो कांस्टेंट भी होता है, कई बार वो कम ज़्यादा भी होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन उसको कहते हैं जब समझो जैसे आपने फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले फिर सेकंड में जो आपका सेकंड है उसमें भी आपने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने अगले थर्ड सेकंड में भी 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप हर एक सेकंड में केवल 10 मीटर का डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल करते हो, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। आपका स्पीड एकदम कांस्टेंट है। अभी हम स्पीड की बात बाद में करेंगे, अभी हम मोशन की बात करें कि मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम में, गिवन टाइम में, हर इंटरवल ऑफ टाइम में आप केवल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। इसको ग्राफ पे ऐसे दिखाया जाता है, ये वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस होता है और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम होता है, और ये ओ ओरिजिन है। तो एक जो स्लांट लेंथ जो बनती है, जीरो से ओ से स्टार्ट होती है और ऐसे जाती है एकदम स्ट्रेट, इसको हम लीनियर लाइन भी कहते हैं। लीनियर लाइन जिसको कहते हैं, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि यूनिफॉर्म मोशन है। आप कहीं भी ऐसे ग्राफ प्लॉट करोगे, ऐसा ऐसा, तो आपको ये जो डिस्टेंसेस होंगे, ये आपके जो टाइम का जो बीच का डिस्टेंस है, ये सब इक्वल होंगे। किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। कि अगर 2 सेकंड में उसने 10 मीटर किया तो 4 सेकंड में वो 20 पे हो जाएगा, वो 6 सेकंड में 30 पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द स्मॉलेस्ट इंटरवल्स इज इक्वल। जो आप स्मॉलेस्ट इंटरवल आप पकड़ के चलो, छोटे छोटे पॉकेट्स, वो कैसे हैं? जो डिस्टेंस है एकदम इक्वल है, उसका हिलने की कोई संभावना नहीं। जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल आपका घड़ी, वो देखो घड़ी, जो सेकंड का सुई है वो कभी गलत नहीं होता। वो एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पूरे 60 सेकंड्स में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता एक सेकंड में वो डायरेक्ट 5 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो घड़ी, क्लॉक आपका बेस्ट एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म मोशन का। वो चलता है अपने 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है जितना अगले सेकंड में वो कवर अप करेगा। क्लियर? तो आपको नीचे मैंने देखो एक एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन। ये सिटी ए है, ये सिटी बी है, इन दोनों के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है? 90 किलोमीटर का। एक गाड़ी ने यहाँ से स्टार्ट किया, इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर मैं हाफ एन आवर में चेक करूंगा, हाफ एन आवर में चेक करता हूँ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 किलोमीटर। अगले हाफ एन आवर में फिर से इसने फिर से 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। अगले हाफ एन आवर में इसने फिर से 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 टोटल कितना हो गया? 90 किलोमीटर। और तीनों में टाइम भी उसने कितना लिया? हाफ, हाफ एंड हाफ। इसका मतलब उसने इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। कोई डाउट, कोई शक? चलिए, गुड। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये देखो दो एग्जांपल्स। स्केटिंग अगर कोई लोग करता है तो जब आप ये गेम खेलते हो बर्फ में, खासकर कभी देखो आपकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, जब ढलान आती है खासकर, कई बार आप अपना, आपका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होता है, ढलान आता है या नीचे जाना होता है, तो अब क्या होता है? आपकी स्पीड बार बार चेंज होता है। और ये वाला गेम आप सब लोगों ने झूला झूला होगा, रोलर कोस्टर शायद जिसको बोलते हैं। जब ये ऊपर से नीचे आता है तो एकदम इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब ऊपर से नीचे जाएगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो इसने इस टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर अप किया और इस टाइम में
जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसमें डिफरेंस आएगा। और बेस्ट एग्जांपल, आप एक छत पर हो, आपने यहाँ पर बैठे हो, आपके हाथ में पत्थर है, आपने पत्थर छोड़ा, तो आपको मालूम है जी इक्वल टू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ोगे। जी, ये ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं अर्थ का। इसका नॉर्मली क्या होता है, जब समझो पत्थर आपके हाथ में है, आप ऊपर छत के ऊपर खड़े हो, ठीक है, तो पत्थर जीरो टाइम में जीरो डिस्टेंस, इसका मतलब पत्थर अभी आपके हाथ में है। एक सेकंड के अंदर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 9.8। पत्थर आपने छोड़ा, यहाँ पर आपका पत्थर का पोजीशन है, 1 मीटर में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 9.8 मीटर। दूसरे सेकंड के अंदर इट 19.6। तो देखो ये डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है। टाइम तो कितना बड़ा, 1 सेकंड, यहाँ पर भी कितना है 1 सेकंड, यहाँ पर भी कितना है 1 सेकंड। ये थर्ड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 29.4। तो आप देखोगे टाइम इंटरवल तो आपका सेम है, 1 सेकंड का है, बट आपका क्या हुआ, आपका डिस्टेंस बार बार बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल इंटरवल में अनइक्वल आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। इसको हम कई बार फ्री फॉल भी कहते हैं, इस वाले केस को फ्री फॉल। तो जब इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो कर्व होता है, ये इसमें देखो, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, हम स्ट्रेट कर्व बनता था, इसमें बनता है कर्व। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे कर्व होता चला जाता है, समथिंग ऐसा। हाँ सबको सुनने, डेफिनेशंस में देखो आपको लिखनी है, हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर स्टूडेंट का लिखने का तरीका अलग होता है, तो वो लिखने का तरीका ही आपको मार्क्स दिलवाता है। कंसेप्ट सबको सेम समझाया जाता है, ठीक है, बट उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे, आप उसका डायग्राम कितना अच्छा बनाओगे, आप उसमें कैसे बेस्ट एग्जाम्पल दोगे, उससे टीचर मार्क्स देने के लिए अट्रैक्ट होता है। आपसे पूछा गया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, आपने 2 पॉइंट लिख के छोड़ दिया, टीचर वैसे ही नंबर देगा। आपने एग्जाम्पल दिया, आपने फोटो बनाया या आपने फोटो डायग्राम बनाया, तो टीचर आपको उस हिसाब से नंबर भी देगा। आप जितना अच्छा एग्जाम्पल लोगे उतना आपको मार्क्स अच्छा मिलता है। क्लियर है पार्ट, what is uniform and what is non-uniform motion? गुड, आगे चले। अगला कंसेप्ट आता अपना, देखो 8 बज गए, कंटिन्यू करें आधा घंटा और। what is public opinion, should we continue for half an hour more? सबको मजा आ रहा है तो गिव मी मोर थम्स अप। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है। आज हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों पढ़ लेंगे और हम कल एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। देख, आप लोग गाड़ी में बैठते हो, बाइक पे बैठते हो, स्कूटी बैठते हो, तो आपने ये पक्का देखा होगा, ये वाला चीज। इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये रेडियल, देखो ये वाला, जिसके ऊपर क्या क्या लिखा है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। इसको हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। ये स्पीडोमीटर क्या बताता है, ये बताता है उसी इंस्टेंट पर आपकी जो गाड़ी है या आपका व्हीकल है वो कितनी स्पीड से चल रहा है। और स्पीड क्या होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ये पार्ट है 135696, ये आपका होता है ओडोमीटर। ये आपको क्या बताता है, अब तक आपने, जब से आपने बाइक ली है या आपने स्कूटी ली है या आपने गाड़ी ली है, उसने अब तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है और ओडोमीटर हमारा डिस्टेंस, टोटल कितना हमने डिस्टेंस ट्रेवलिंग किया है। इसके नीचे कई बार ये भी होता है, ये क्या बताता है,
कई बार हमको जानना होता है कि मेरी गाड़ी की एवरेज कितनी है। तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की जब टंकी खाली करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको रीसेट कर सकते हैं। ये चीज़ रीसेट होता है। आप जब रीसेट करते हो, आपने समझो 2 लीटर पेट्रोल भरा दिया, ठीक है। अब आप अगली बार गाड़ी खाली होने तक देखते हो यहाँ पर इतना किलोमीटर ट्रेवल हो गया। तो आप ये कैलकुलेट करते हो मेरी गाड़ी की माइलेज कितनी है, इसने 2 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर ट्रेवलिंग किया है। हाँ, वो आपको एवरेज किलोमीटर पर आवर बता रहा है, ये एक एवरेज स्पीड है वो, ओके। बट आपको इसका दूसरा फायदा बता रहा हूँ, इसको आप जीरो पे रीसेट कर सकते हो। आपका ये वाला जो पार्ट है ये जीरो पे रीसेट नहीं होता। ये कब रीसेट होता है, जब ये ऐसा हो जाए, क्योंकि इसके आगे जाएगा नहीं। इसमें 6 डिजिट है, जो सब तीनों 9999 हो जाए तो क्या होगा, उसके आगे जाएगा नहीं, वो वहीं रुक जाता है। बट इस पार्ट को, इसको आप रीसेट नहीं कर सकते, इसको आपको चेंज ही करना पड़ता है गाड़ी में। बट ये जो पार्ट होता है इसको आप रीसेट कर सकते हो। ये 00 ऐसे होता है, ऐसे 00 आप इसको रीसेट कर सकते हो, ठीक है। सर ये मेरा कार का हुआ था, हाँ मेरा बाइक का हो चुका है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे स्पीड। तो अभी स्पीड देखो, यहाँ पर आपने कई बार देखा है कि आप गाड़ी और चलाते हो, ऐसे लिखा होता है लाइट व्हीकल, या आपको स्पीड लिमिट बताता है 30 किलोमीटर पर आवर। हैवी व्हीकल के लिए 20 किलोमीटर पर आवर। उससे बड़े ट्रॉले होते हैं, पानी का टैंक होता है 15 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड होता है, तो व्हाट इज स्पीड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। कि समझो आप ए सिटी में थे, आप बी तक गए, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। आपको यहाँ तक जाने में 2 घंटे लग गए, आपको कितने लग गए 2 आवर्स लग गए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भाई आपकी स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे 100 किलोमीटर अपॉन में 2 आवर, तो कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। आप कहोगे मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तो हमारा स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइड बाय मुझे कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। द टोटल टाइम टेकन इन कवरिंग सम डिस्टेंस कैन बी रिलेटेड विद द स्पीड। ओके, क्लियर। तो आप जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो आपकी जो स्पीड की यूनिट होती है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ स्पीड। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, हाँ बता रहा हूँ सर कन्वर्ट में, जो नॉर्मल स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड। हमने एम के एस में क्या पढ़ा था, एम के एस। एम मतलब मीटर, एस मतलब सेकेंड। तो स्पीड का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड। इसका बड़ा यूनिट किलोमीटर पर आवर। आपने क्या किया, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया और सेकंड को हमने किस में चेंज कर दिया, आवर में चेंज कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, आपको इसको मीटर पर सेकंड में कवर अप करना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, देखो सिंपल, 50 किलोमीटर और ये 1 आवर, पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में, ठीक है। हम क्या करेंगे, 50/1 इंटू, अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो यहाँ पर कितना आ गया 1000। और 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर आ गया 3600। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड। यहाँ पर 1 किलोमीटर था, किलोमीटर हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर में। आवर हमने किस में चेंज कर दिया, सेकेंड में। अभी देखो इससे एक रिलेशन मिलता है 50 इंटू, इसको जो मैं कट करता हूँ यह होता है 5/18। 5/18। इसका मतलब ये हुआ
जब मुझे किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड मल्टीप्लाई बाय 5/18। ये हमेशा याद रखना। और दूसरा, अगर मीटर पर सेकंड दिया हो और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 18/5। इसको रेसिप्रोकल कर दो। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। क्लियर यहाँ तक कि स्पीड किसको बोलते हैं? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम। फिर हमने मीटर पर आवर को, मतलब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना भी सीखा। आप लोग साथ साथ में नोट करते भी चल सकते हो ताकि आपको याद भी रह सकता है। ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी भी, उसकी चिंता नहीं है। फिर आता आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्यों आया, बता सकता कोई कि ये एवरेज स्पीड हमको क्यों बतानी पड़ी? हमको स्पीड हमारे लिए काफी नहीं था क्या? मैं बोलता भाई मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ तो स्पीड काफी था। तो व्हाट इज द नीड ऑफ एवरेज स्पीड, बताइए। व्हाट इज द नीड ऑफ एवरेज स्पीड? क्या केवल स्पीड काफी नहीं था? तो एवरेज स्पीड क्यों लिया? उसको समझने के लिए आपको यूनिफॉर्म स्पीड समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिफॉर्म स्पीड समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो भी नॉन लिविंग क्रीचर होते हैं, जहां पर मैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जैसे रोबोट या मशीन, इसको आपने सेट कर दिया, इसको आपने सेट कर दिया भाई ये यहाँ से इधर इतनी देर में चलेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 5 सेकेंड लगेगा, ये समझो आपका 20 मीटर है। एक रोबोट आपने बनाया जो यहाँ से ए पोजीशन चलेगा और उसको आपने प्रोग्रामिंग किया कि भाई 20 सेकेंड में वो 5 सेकेंड पे 20 मीटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब वो रोबोट है, वो एक मशीन है, उसको आप ए से बी में वो 5 सेकेंड ही लेगा, ना तो कम लेगा ना ज्यादा लेगा, वो एग्जैक्टली 5 सेकेंड में ही पहुंचेगा। पर वो क्या है? रोबोट है या मशीन है। लेकिन आप जितने भी व्हीकल्स देखते हो उनको कौन चलाने वाला है? इंसान चलाता है। हर इंसान के चलाने का तरीका अलग होता है। वो हाईवे पे अलग स्पीड में चला सकता है, वो जब ट्रैफिक होगा वो ब्रेक मार के भी चलाना पड़ता है, स्लो भी करना पड़ता है, जाम लग गया उसको रुकना ही पड़ेगा। तो लिव नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती हैं जहां पर आपकी जो स्पीड आप बताते हो वो कभी कांस्टेंट नहीं रह पाता। अगर आप उसको कांस्टेंट रख पाओ उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ये पॉसिबल होता है रोबोट्स और मशीन्स की फॉर्म में। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे सीएनसी मशीन होता है, एक मशीन होता है सीएनसी, कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग करके इसे फिट कर देते हैं। इसको पता भाई एक दिन में इसको 1000 पीस के ऊपर काम करना है, तो एक दिन में 1000 पीस के ऊपर काम करेगा, आगे काम बंद कर देगा, आपको उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा अगले 1000 पीस के लिए। वो 1000 पीस करने तक रुकेगा नहीं। अगर उसको आपने फीड कर दिया, जैसे हमने प्रिंटर में प्रिंट दे दिया कि भाई इसको 1000 पेज प्रिंट कर रहे हैं, लाइट चला गया अलग बात है, पेपर फंस गया अलग बात है। अगर ये दोनों चीज ठीक है, वो जब तक 1000 पेज प्रिंट नहीं कर देगा तब तक उसका काम चलता रहेगा। इस टाइप की चीजों क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। कि आपका जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, आपके उस पर्टिकुलर टाइम में उतना ही डिस्टेंस आप बार बार कवर अप कर रहे हो, तब तो क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। बट नॉर्मल ह्यूमंस के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। एनवायरमेंटल कंडीशन होती है या फिजिकल कंडीशन ऐसी होती है कि अपना स्पीड कांस्टेंट आप मेंटेन नहीं कर सकते। आप शहर से निकले, आपको पुणे से जाना है बॉम्बे,
आपको मान लो नॉर्मली 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब एक बंदा गया एक्सप्रेस हाईवे से, अब पुणे से निकला, डिग्गी से निकला, डिग्गी से जाएगा भोसरी, शाम को ट्रैफिक अच्छा खासा मिलेगा। बॉम्बे पुणे हाईवे जब तक टच करेगा वो 1 घंटा तो पुणे से निकलने में लगा देगा। फिर एक्सप्रेस हाईवे जाएगा, वो फिर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा, 130 140 से भागेगा। फिर बॉम्बे के आगे टोल क्रॉस करता है, फिर पहुंचेगा वहाँ, उसको फिर ट्रैफिक जाम मिल जाएगा, फिर उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर वहाँ पर उसका 15 किलोमीटर पर आवर से चलाए या 20 किलोमीटर पर आवर से चलाए। तो इस केस में आप देखोगे हर केस में उसका जो स्पीड है वो थोड़े टाइम के बाद बार बार चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, वो पूरा कि भाई उसने एक एवरेज कितना स्पीड व कितनी स्पीड से चल के आया है ना, वो हमको निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। हो सकता है समझो आपकी स्पीड हाईवे पे 120 किलोमीटर पर आवर हो, पर जब को ट्रैफिक आया आप केवल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे हो। तो देखो यहाँ पर तो आपने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 120 किलोमीटर। और यहाँ पर आपने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, एकदम 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। पर आप एवरेज आपका क्या निकलेगा, 120 प्लस 20, 1 प्लस 1 तो होगा 140 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 70। तो आप कहोगे मेरा एवरेज स्पीड कितना है, 17 किलोमीटर पर आवर। और देखोगे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ तो केवल 20 है, एवरेज कितना था 70, मतलब यहाँ पर आप -50 हो। और यहाँ पर आपका क्या है, स्पीड कितना था 120, बट आपका एवरेज कितना है केवल 70 है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम कब निकालते हैं, कि जब आपकी स्पीड का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। कोई डाउट कोई शक इन तीनों कंसेप्टों में, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड। गुड। अब आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमको भी समझ में आएगा कि आप लोग समझ लीजिए। मैं आपको पूरा जैसे चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ाया गया था वैसे आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, ये एक्चुअली रिवीजन नहीं, एक तरह से पूरा हम वापस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूटिस्ट है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर कितनी देर में, 5 मिनट्स में। फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो जो डाटा गिवन होता है उसको हमेशा नोट करना सीखो। तो मैंने डिस्टेंस को नोट किया, तो डिस्टेंस को अब देखो फिजिक्स में भी जो मैं बताया था ना यूनिट्स, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। जैसे जो डिस्टेंस होता है उसको हमेशा स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको कभी कभी एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वेलोसिटी को वी से डिनोट किया जाता है, टाइम को टी से डिनोट किया जाता है, याद रखना। तो अब डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, तो मैं ले लेता हूँ एस इक्वल टू 3 किलोमीटर। टाइम कितना है 5 मिनट। उसने कहा कैलकुलेट द स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो मेरे को फटाफट करके बताओ, आपको स्पीड किस में दिया है 3 किलोमीटर में, टाइम किस में दिया है मिनट्स में दिया है, आपसे फर्स्ट में क्या पूछा है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको कैसे लिखोगे, एस अपॉन टी। तो ये आपका, अच्छा इसको हम डी लेके चलते हैं क्योंकि स्पीड को हम लोग कई बार, क्योंकि स्पीड को हम एस लेते हैं, वी फॉर वेलोसिटी लेते हैं, डिस्टेंस को हम डी लेके चलेंगे, कुछ जगह एस भी लिया जाता है। तो डी अपॉन टी, डी आपका कितना है 3 किलोमीटर, टाइम कितना आपका 5 मिनट। चलो मेरे को कन्वर्ट करके बताओ, जैन लिखा 999.99। आप किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो और मिनट को सेकंड में चेंज करो, बताइए कितना आएगा, ये सबको करना है। थ्री इंटू
बन गया मीटर इंटू 100 बन गया सेंटीमीटर, 5 इंटू 60। तो आपको जो इसमें कटता है आप उसको कट करना है। जीरो से मैं इसको कट किया, ये जीरो कट गया, 5 वन ज़ा 5, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 3 ज़ा 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया सिर्फ 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सबका आना चाहिए। इट इज़ नॉट मीटर पर सेकेंड कनिष्का, इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको केवल 1000 नहीं लिखोगे, हमको क्या पूछा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिजिक्स में याद रखना यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 100 का कोई मीनिंग नहीं है, 1000 का कोई मीनिंग नहीं है। जब उसको 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखोगे तो टीचर समझ जाएगा आप स्पीड की बात कर रहे हो। सबका है सबका 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए सेकेंड वाला सॉल्व कीजिए। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कितना आएगा? What will the meter per second? It will be 10 मीटर पर सेकेंड। और ये देखो सेंटीमीटर में है, ये आपका कैसा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, मतलब डिवाइड बाय 100, दोनों कट हो गए, तो क्या बच गया 10 मीटर पर सेकेंड। चलो लास्ट पार्ट, किलोमीटर पर आवर। वन, ओके, वन मैंने कहा ना यूनिट्स लिखनी है, किलोमीटर पर आवर। आपको देखो 3 पहले से दिया है किलोमीटर, ये आपको क्या दिया है 5 मिनट। 5 मिनट को हमने को किस में चेंज करना है, आवर में चेंज करना है। ठीक है, तो जब आवर में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 60 होता है। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो गया, आवर में चेंज हो गया, तो 3/5, 60 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इंटू 60 किलोमीटर पर आवर। 5 से इसको कट करेंगे 12, तो कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। सबको क्लियर तीनों पार्ट? तो इसलिए ये कन्वर्जन्स आपको करने आने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी स्पीड बार बार किलोमीटर, मिनट, सेकंड, सेंटीमीटर, मीटर आपको किसी में मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, हमको कन्वर्जन आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें किसी को डाउट हो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हो। सबको क्लियर? चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 2 ट्रेन हैं, एक ट्रेन ए जो 3 आवर में 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और ट्रेन बी है 4 आवर में 180 किलोमीटर ट्रेवल करती है। बताइए कौन सी ट्रेन फास्टर है? तो आप दोनों में स्पीड निकालो और बताओ किसका स्पीड ज़्यादा है और किसका स्पीड स्लो है। स्पीड मतलब कौन फास्ट है और कौन स्लो है, बताइए। सॉल्व करके बताना है। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर है। चलिए देखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन ए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। ऊपर किलोमीटर आ गया, नीचे आवर आ गया। हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन सॉरी टाइम। 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बी कार, तो 180 अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसी यूनिट्स पक्का लिखना सीखो फिजिक्स में। चलो कट कर लेंगे, 4 4 ज़ा 16, 2 कैरी 5, 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए।
सबको क्लियर? प्रणव का 60 किलोमीटर पर आवर है, नहीं बेटा चेक करो वापस, 45 आएगा। अतः फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड वाला आएगा। ठीक है, इजी है। और कोई क्वेश्चन है? यस, एक क्वेश्चन और है। ए कार ट्रेवल a distance of 30 kilometer at uniform speed of 40 kilometer per hour, and next 30 kilometer and uniform speed of 20 kilometer. Find the average speed. अब क्या निकालना है? अब एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, हमेशा फॉर्मूला लिखो पहले कि निकालना क्या है, अपॉन टोटल टाइम। ये हमेशा लिखना सीखो। फिर क्या लिखो? आपको क्या क्या डाटा गिवन है, ताकि आपको एकदम क्लियर रहेगा क्या पता है और क्या निकालना है। तो फर्स्ट में क्या दिया है? डिस्टेंस 30 किलोमीटर एंड स्पीड 40 किलोमीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? D1 30 किलोमीटर। लिखने का तरीका देखो, फिर हम लिखेंगे स्पीड 1 40 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया है? 30 किलोमीटर अगला डिस्टेंस, तो D2 30 किलोमीटर एंड S2 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मुझे टाइम नहीं दिया, तो मुझे यहाँ से क्या निकलेगा? टाइम। क्योंकि एवरेज स्पीड ये क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। आपका फॉर्मूला में टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 3 प्लस डिस्टेंस 4, जो भी अलग अलग डिस्टेंसेस हैं हम सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 जितने भी टाइम है हम सबको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी 2 है और यहाँ पर टाइम भी कितने आएंगे? 2 टाइम आएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में मुझे डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, और क्या दिया है? नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। सेकंड में भी डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, पर टाइम नहीं दिया। उसको हम क्या लिख सकते हैं? T2। अभी देखो फॉर्मूले में मुझे D1 पता है, मुझे D2 पता है, पर मुझे T1 नहीं पता, मुझे T2 नहीं पता। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले T1 और T2 निकालना पड़ेगा। अभी देखो स्पीड इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए। अगर आप इसको यहाँ ले जाते हो तो क्या बन जाता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और अगर आप इस स्पीड को यहाँ नीचे ले जाओ तो टाइम इक्वल टू क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी देखो अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। इस कंडीशन में आपको डिस्टेंस भी पता है, आपको स्पीड भी पता है। तो पहले हम T1 निकाल सकते हैं। तो माई T1 इज 30 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या गया? 3 अपॉन 4 आवर। क्योंकि देखो किलोमीटर था, नीचे किलोमीटर पर आवर था, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, क्या बचेगा? आवर। तो T1 इक्वल टू 3/4 आवर। T2 30 अपॉन 20, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया? 3/2 आवर। अब हम क्या निकालेंगे? D1 प्लस D2। D1 प्लस D2, मैं आप लोगों को एकदम सिंपल बता रहा हूँ ताकि किसी को अगर ये नहीं आता ताकि समझ पाओ। ठीक है, जिसने पहले अटेंड कर लिया उसको बहुत इजी लगेगा, और जिन्होंने टॉपिक अटेंड नहीं किया इसलिए मैं एक एक स्टेप आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये करना कैसे होता है। तो D1 हमारा कितना है? 30। D2 कितना है? 30। टोटल कितना हो गया? 60 किलोमीटर। और उसी तरह T1 प्लस T2 3/4 प्लस 3/2। हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 4, 3 प्लस 6 कितना आ गया? 9/4। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू 60 अपॉन 9/4। ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा।
तो 60 इंटू 4/9, कुछ कटता है, काट दो, बिल्कुल कटेगा। ये 3 3 9, ये 20, तो कितना आ गया 80/4। इसको आगे 80/3, सॉरी, इसको कट करेंगे, 22 कैरी बचेगा, अगेन 6.66 किलोमीटर पर आवर। इसमें किसी को डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। तो ये आपको निकालना आना जरूरी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं, जो नहीं दिया वो निकालना सीखो। यहाँ पर टाइम नहीं दिया था, हमने इक्वेशन को यूज किया टाइम, इसलिए डाटा गिवन हमेशा लिखना सीखो। आपको तब समझेगा मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो डिस्टेंस दिया था, स्पीड दिया था, टाइम निकालना था, तो आपको देखो तुरंत, इसलिए आपको एक तरफ में कैलकुलेशन होता है और एक तरफ का क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए गुड, किसी को डाउट नहीं है ना, गुड। चलो फोर्थ अल्टीमेरिकल। अब वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी हम कल पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, चलो करेंगे दोनों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करोगे, आपको 5 मिनट देता हूँ, सॉल्व कीजिए। एक ट्रैक है 120 किलोमीटर का, मैं केवल डायग्राम वगैरह बनाता हूँ और डाटा लिखता हूँ। ये समझो आपका ट्रैक है, जिसको समझ में आएगा क्वेश्चन वो सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये टोटल ट्रैक 120 किलोमीटर का है। एक ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर, ये समझो को पॉइंट सी है, ये कितना है 30 किलोमीटर है, तो ये कितना हो गया 90 किलोमीटर हो गया। 120 टोटल है, फर्स्ट पार्ट 30 किलोमीटर है, अगला पार्ट 90 किलोमीटर। हाँ आप लोग ट्राई करते रहो, मैं जस्ट डायग्राम बना के समझा रहा हूँ बस। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट द ट्रेन शुड ट्रेवल, तो उसने पूछा जब ए से सी पे ट्रेवल तो कर लिया 30 किलोमीटर पर आवर से, अब सी से बी तक पहुंचने के लिए वो कितना स्पीड ट्रेवल करे, तो उसको हम लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर, जो हमको निकाला है उसको x ले लिया, सो दैट एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे उसने दिया है एवरेज स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे क्या दिया है, D1 दिया है 30 किलोमीटर, मुझे S1 दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, फिर मुझे D2 दिया है 90 किलोमीटर, S2 मुझे निकालना है, ये है x किलोमीटर पर आवर, हमने उसको x ले लिया। T2 पता है, नहीं पता, T1 पता है, नहीं पता। हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इक्वल टू D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2, ये हमारा फॉर्मूला था। अभी देखो हमको क्या क्या दिया है, हमको एवरेज स्पीड दिया है, डिस्टेंस 1 दिया है, डिस्टेंस 2 दिया है, टाइम 1 T2 दिया है, नहीं दिया है। तो हम यहाँ से D1 और S1 को यूज करके हम T1 निकाल सकते हैं, तो मेरा T1 भी निकल जाएगा। तो हमको बाकी सब पता है, केवल ये T2 नहीं पता, तो पहले हम क्या करेंगे T2 निकालेंगे। चलिए बताइए फटाफट मेरे को, जब टाइम T2 निकल जाएगा फिर हम क्या S2 भी निकाल देंगे। जैसे भी डाटा गिवन लिखना सीखोगे और डायग्राम बनाओगे, फॉर्मूले ढंग से लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। टीचर आधे नंबर तो इसके दे देता है। टाइम 1 इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर से बेटे एक बार यूनिट चेक करो, इट विल बी 1 आवर।
T1 इज 1 आवर। T2 बताइए, T2 क्या होगा? सब लोग ट्राई करोगे तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा। गुड, सही निकाला किरण ने। द टाइम T2 इज 90 अपॉन x। टाइम T2 ऐसे मत निकालो, बताता हूँ कैसे निकालना। देखिए यहाँ पर आ गया 60, यहाँ पर कितना आया 30 प्लस 90। हम पहले T1 निकालेंगे, तो T1 इक्वल टू D1 अपॉन S1। तो T1 इक्वल टू D1 कितना है 30, ये कितना है 31 आवर। तो आ गया 1 प्लस T2, तो देखो ये हो गया 60, 1 प्लस T2 इक्वल टू 120, 1 प्लस T2 इक्वल टू 120 अपॉन 60। इसको कट किया तो 2, 1 प्लस T2 इक्वल टू 2, तो T2 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आवर। इसका मतलब स्टार्टिंग के जो 30 किलोमीटर हैं वो भी हमने 1 घंटे में ट्रेवल किए, और जो अगले 90 किलोमीटर हैं वो भी हमने क्या किए हैं 1 घंटे में कवर किया है। ये बात समझ आई? ये मैंने कैसे सॉल्व किया? 60 मुझे पता था, 30 मुझे पता है, 90 पता है, मैंने T1 निकाला 1 आवर, इसको पुट किया। अब मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ लेके गया, तो क्या बन गया 60 इंटू 1 प्लस T2 इक्वल टू 30 प्लस 90 120। अब क्या किया मैंने 60 को इसके नीचे ले आया, तो 120 अपॉन 60, दोनों को कट किया तो 2 आ गया, तो 1 प्लस T2 इक्वल टू 2, तो T2 इक्वल टू 2 माइनस 1 1 आवर। हमको क्या निकालना है अभी? हमको बताना है हाउ फास्ट द ट्रेन विल ट्रेवल, मतलब हमको S2 निकालना है। ठीक है, अब S2 विल बी, S2 क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 90, टाइम कितना है 1, तो इट विल बी 90 किलोमीटर पर आवर। या सबको समझ में क्वेश्चन? जैसे मैथ इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है फिजिक्स में। सबको क्वेश्चन क्लियर ना? अगर प्लीज किसी को नहीं है, प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ए ट्रेन ट्रेवल, ये क्वेश्चन आप मेरी हेल्प के बिना करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले कौन करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक ट्रेन ट्रेवल करती है 0.52 आवर्स 60 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर से 0.2 ऑफ आवर, देन 70 किलोमीटर पर आवर 0.71 आवर्स के लिए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? देखिए सबसे पहले कौन करेगा। एवरेज स्पीड आपको निकालना है। मतलब D1, यहाँ पर 3 डिस्टेंस है, D2 प्लस D3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। तो आपको क्या गिवन है? S1 गिवन है 60, टाइम 1 गिवन है 0.52, S2 गिवन है 30 मतलब किलोमीटर पर आवर, एंड T2 आपको गिवन है 0.24, S3 आपको गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर, T3 आपको गिवन है 0.71 आवर। तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा?
D1 निकालो, D2 निकालो और D3 निकालो। D1 क्या हो जाएगा, S1 स्पीड इंटू टाइम T1, D2 स्पीड 2 इंटू टाइम 2 एंड D3 स्पीड 3 इंटू टाइम 3। आपको D1 मिल जाएगा, D2 मिलेगा एंड D3 मिलेगा, और T1, T2 और T3 आपको पता है। तुरंत आपका आंसर आएगा। करिए फटाफट। देखो हु इज द फर्स्ट वन। यश विशाल जी, आप हाथ खड़ा करो, क्या बात है। आर्यन कहता है नोट अंडरस्टूड, अथर्व कहता है नोट अंडरस्टूड। ओके, बताता हूँ, डोंट वरी। एक जो ट्रेन है, अब इसको हम थोड़ा डायग्राम के रूप में समझेंगे। इसमें हमारा डायग्राम है। ये ट्रेन ए से स्टार्ट करती है, एक बी पॉइंट हो गया, एक सी पॉइंट हो गया, एक डी पॉइंट हो गया, और ये हमारा एंड पॉइंट हो गया ई। ठीक है। ए ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर दिस मच आवर। ये समझो ए से बी तक चली तो उसको कितना टाइम लगा, 0.52 आवर। और उसका स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर। फिर बी से सी पे चली, उसको दूसरा टाइम क्या था लगा, 0.24। तब उसका स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर डी तक चली, कितना टाइम लगा, T3, दैट इज 0.71 आवर। तब उसका स्पीड कितना बढ़ गया, 70 किलोमीटर पर आवर। ई तक नहीं है, ए से लेके डी तक है। ठीक है। ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा, T1, और स्पीड कितना है, S1। बी से सी पे आई, टाइम T2, स्पीड कितना हो गया, S2 30 किलोमीटर। टाइम 3 सी से लेके डी पे आने में कितना हो गया, 0.71। और स्पीड कितना है, 70 किलोमीटर पर आवर। उसने क्या बोला, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। हमको देखो S1 पता है, T1 पता है, तो हमको क्या मिलेगा, D1। डी कैसे निकलता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो S1 इंटू T1, S1 दिया है, T1 दिया है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 0.52, कुछ ना कुछ पक्का है। ऐसी D2 निकालेंगे, S2 दिया 30 और T दिया है 0.24। यहाँ पर हमारा D2 आएगा। फिर D3, S3 इंटू T3, 70 इंटू 0.71, तो हमारा क्या आ गया, D3 आ गया। तुमको क्या चाहिए था, D1, D2, D3। हमने देखो तीनों निकाल लिए। हमको T1 पता है, T2 पता है, T3 पता है। तो ऊपर सबको प्लस करेंगे, नीचे भी सबको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा। गुड। अभी क्लियर, जिसको डाउट था, आर्यन,
अथर्व, हाँ आंसर करेक्ट आपका 59.93। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर सकते हो, है ना। आज के लिए इतना क्वेश्चंस, इतना टाइम काफ़ी है। अभी 2 घंटे की नियरली क्लास हुई अपनी। आपको रिकॉर्डिंग फिर भी भेज दूंगा। चैप्टर बहुत अच्छा है, पर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को। आप ये समझ गए तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसका मैथ अच्छा उसका फिजिक्स ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। चलें फिर आज के लिए, आज अभी अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस आपका वहीं लगेगा, ये एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। आप लोग अटेंड करो, मुझे उस चीज़ की खुशी है। आप लोग कंसेप्ट अच्छे हों, वो इम्पोर्टेंट है। कल हम पढ़ेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड। अब स्पीड हमने पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फिर दोनों में क्या डिस्टेंस, वो डिफरेंस क्या होता है। फिर हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे और उसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। समय बचा तो हम एनसीक्यू पढ़ेंगे काफ़ी सारे, ये मैंने पहले ही आपके लिए बना के रखे हुए हैं। फिर हम लोग इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो मोस्टली 3 या 4 लेक्चर में ये हो जाएगा आपका टॉपिक। फिर हम अगला टॉपिक फोर्स लॉ एंड मोशन पढ़ेंगे। अगर सुदीप तो अगले हफ्ते शायद छुट्टी जाएंगे, तो मोस्टली या तो मैं ये चैप्टर कंटिन्यू करूंगा या आप लोग का नया फिजिक्स का कोई चैप्टर लूंगा। ओके विशाल, आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहो रिक्वेस्ट।